नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कुछ सर्किट एलिमेंट स्टडी किए थे, सर्किट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज स्टडी किए थे, जैसे लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनिलेटरल है कि बाईलेटरल है, कौन सा एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट पैसिव एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में कर चुके थे। जिसने भी अभी तक उसको नहीं देखा है, जाके वीडियोस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं वीडियो वाइज, ठीक है। और बाकी जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसके हैंड रिटेन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में उसको भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं, कंप्लीट डिटेल नोट्स हैं, ठीक है। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं इस यूनिट में, यूनिट 1 डीसी सर्किट में। क्या है? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। किरचॉफ्स के कितने लॉ हैं, किरचॉफ्स नाम कहाँ से आया, और किरचॉफ लॉ जितने तरीके के हैं उसका स्टेटमेंट क्या है और वो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, उसको हम क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। किरचॉफ लॉ से ही बेसिस पे आ जाता है हमारा इसका न्यूमेरिकल पार्ट जो है मेश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे अपकमिंग क्लासेस में। आइए आज हम इसको स्टडी करते हैं, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गस्टव किरचॉफ्स, जिन्होंने 1845 में ये दोनों लॉ दिया। दोनों लॉ देने के पीछे रीज़न क्या था? देखिए, इस लॉ से पहले हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो ही तरीके की चीज़ें थीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है चाहे फिजिक्स का है, दो ही तरीके का कॉन्सेप्ट चलता था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या किया, उस चीज़ों को और आगे बढ़ाया और एक लॉ दिया जिसको कि हम सर्किट में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने में हमको आसानी रहे। तो मेन पर्पज़ यही था दोनों लॉ का कि अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो इनकी लॉ की मदद से हम उस सर्किट को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व करना है सर्किट में? हमको किसी सर्किट में करंट निकालना है, उस सर्किट के किसी ब्रांच में वोल्टेज निकालना है, किसी ब्रांच में करंट निकालना है, पावर निकालना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आते हैं इनके पहले लॉ पे, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दो ही लॉ इन्होंने दिया था, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अगर हमारे किसी नोड पे, नोड का मतलब क्या हुआ, सर्किट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सर्किट है। सर्किट क्या है? बहुत सारे एलिमेंट का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं इन ए क्लोज्ड पाथ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्किट। बहुत सारे एलिमेंट हैं, ये 3 रेसिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है, इनको सबको हम कनेक्ट किए तो ये हमारे पास क्या बना? एक सर्किट बना, ठीक। सर्किट मतलब समझ आया, पहले भी बता चुके हैं स्टार्टिंग क्लासेस में। नोड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा ब्रांच किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा ब्रांच किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड। उसको हम क्या बोलते हैं? नोड। जैसे ये ब्रांच है वोल्टेज सोर्स वाला, ये ब्रांच है हमारा रेसिस्टर वाला, और इधर भी ब्रांच है हमारे पास रेसिस्टर वाला। तो जैसे R1 हम जूम कर लेते हैं, ये R2 और ये R3, तो ये हमारे पास क्या हो गया? नोड। क्योंकि 2 या 2 से 3 ब्रांचेस यहाँ पे क्या हो रहा है? मीट कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 ब्रांच होने चाहिए, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आया नोड क्या होता है, सर्किट क्या होता है। अब लॉ समझते हैं। इन्होंने कहा, किरचॉफ्स करंट लॉ में इन्होंने कहा कि अगर किसी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस, मतलब अगर किसी नोड पे कंडीशन ये है कि उस नोड पे पहले से कोई चार्ज स्टोर नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है? इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, अभी हम एक्चुअल बता रहे हैं। उस नोड पे और कोई चार्ज स्टोर नहीं होना चाहिए। तो विथ
कंडीशन के साथ अगर हम चलते हैं, अगर किसी नोड पे चार्ज स्टोरेज नहीं है उस केस में सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस, उसी को उन्होंने बोला कि ये एक नोड पे हो सकता है केसीएल लॉ में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये Q1 है, Q2 चार्ज है, Q3, Q4, Q5, Q6, 6 चार्जेस हैं। अब हमको यहाँ पे ये चेक करना है और कंडीशन हम ये लेके चल रहे हैं कि इस नोड पे कोई भी चार्ज स्टोरेज नहीं है। इस नोड पे क्या है? नो चार्ज स्टोरेज, नो चार्ज स्टोरेज। तो अब हमें ये देखना है कि इस नोड पे कितने इनकमिंग चार्जेस हैं और कितने आउटगोइंग चार्जेस हैं। कितने इनकमिंग चार्जेस हैं देखिए, डायरेक्शन से देखिए एरो के, जो नोड के तरफ डायरेक्शन है Q1 है, एक तरफ लिख लेते हैं इनकमिंग को, Q2 है, Q3 नहीं है, Q3 क्या है? आउटगोइंग है, Q4 है, Q5 भी है, Q6 नहीं है। मतलब ये तो इनकमिंग हो गए, इनकमिंग का सम, और आउटगोइंग क्या है? Q5 और Q6 नहीं, Q5 नहीं, Q6 और Q3। आउटगोइंग कौन कौन से हैं? Q3 प्लस Q6। ये कंडीशन बना हमारे पास एक कि सम ऑफ इनकमिंग चार्जेस इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्जेस। हमें एक चीज़ पहले से पता है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ चार्ज, या करंट को लिखते हैं Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट। यही तो डेफिनेशन था। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी वायर में, मतलब उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। इसको और भी अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? करंट इक्वल्स टू dQ/dt। दोनों फॉर्म है हमारे पास, ठीक। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं तो d ये क्या हो जाएगा? dQ1/dt, dQ/dt। तो सब क्या हो जाएगा? करंट के फॉर्म में बदल जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू I3 प्लस I6। ठीक है, बीच वाला स्टेप नहीं लिखे हैं, बस करना क्या था? dQ1/dt, dQ2/dt, dQ3/dt, d5/dt, dQ3/dt, dQ6/dt। उसके बाद क्या बोले? जब dQ1/dt होगा तो I1 हो जाएगा, dQ2/dt हो जाएगा तो I2, इसी तरीके से हम लिख देंगे। तो हमारे पास ये फाइनल स्टेटमेंट बन के आया। तो बहुत सारे जगहों पे हमें बस इतना लिखा रहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। बट कहाँ से आया ये चीज़? चार्ज से आया, क्योंकि करंट कहाँ से आता है? चार्ज ही से आता है। फ्लो ऑफ चार्ज ही तो करंट है। तो ये इसका बेसिक फंडा ये है। बट हमेशा हमें ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक। हम एक और स्टेटमेंट इसको लिख सकते हैं, चार्ज को न लिखते हुए हम ये भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू KCL, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, एट एनी नोड सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। उसमें कोई गलती नहीं है। एट एनी नोड सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक। तो ये चीज़ आ गया यहाँ से। किस बेस, दो हम क्या बोलें कि लॉज आने से पहले हमारे फिजिक्स में 2 प्रिंसिपल चलते थे, उसी के बेस को मनाते हुए साइंटिस्ट ने लॉ क्रिएट किया। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सामने दिख रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब चार्ज क्या हुआ है कि चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कुछ चार्ज जो आ रहे हैं वो कुछ अलग फॉर्म में चार्ज चले जा रहे हैं। मतलब सम ऑफ चार्ज क्या है? बराबर है इनकमिंग और आउटगोइंग से पहले।
मतलब बेस्ड ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा KCL है किस चीज़ पे बेस्ड है, या KCL का स्टेटमेंट भी आता है लिखने को एग्जाम में कि एक्सप्लेन KCL या KVL, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं तो नंबर हमें मिल जाता है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस के कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है, जिससे कि हमारा ये इन्होंने KCL लॉ बना दिया। हमें पहले बस इतना पता था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड हमारा क्या है, KVL है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस इतना कॉन्सेप्ट है, बाकी बस इसका एप्लीकेशंस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। बस डेफिनीशन है जो कि हम नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, जो PDF नोट्स देंगे वहाँ पे डेफिनीशन लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टेज है। यहाँ पे अच्छे से आप लोग समझिए, नोट्स से पढ़ लीजिए, जो चीज़ ना समझ में आए नोट्स से वीडियो देख लीजिए, वो चीज़ यहाँ समझ लीजिए, सबके लिए सहूलियत रहेगा। ठीक है, मेन पर्पज़ हमारा समझना है। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई, किस पे बेस्ड है, ये सब चीज़ें कर ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं KCL का और ये समझ लेते हैं कि आखिर इसका हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझ लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा क्वेश्चन में। अब देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल क्या है, ब्रांचेस दे दिए हैं और ब्रांचेस का कनेक्शन दे दिया है। ठीक है, बस समझने के लिए KCL कॉन्सेप्ट को। कितने नोड दिख रहे हैं हमारे पास, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट करते हैं उसको हम नोड बोलते हैं। ये नोड हो गया एक, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B और इसका नाम दे दिए C। KCL कहाँ अप्लाई करते हैं, नोड पे। KCL का एप्लीकेशन कहाँ होगा, ओनली नोड्स। हम नोड्स पे आते हैं, पहले लेते हैं एट नोड A वी अप्लाई, एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखेंगे, वी अप्लाई KCL। नोड A पे क्या करेंगे, हम KCL का एप्लीकेशन करेंगे। कैसे KCL का एप्लीकेशन करेंगे, सम ऑफ उस नोड पे, A नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अच्छा, यहाँ पे इनकमिंग करंट्स कौन कौन से हैं, देखिए, एक 2 एम्पियर का इनकमिंग करंट है और एक ये आ रहा है I1। हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है I1 एंड I2। क्या कैलकुलेट करना है, I1 एंड I2। तो इस नोड पे इनकमिंग मतलब नोड के डायरेक्शन में किसका एरो है, तो कितना है 2 एम्पियर, तो इनकमिंग लिखते हैं 2 एम्पियर प्लस I1 और आउटगोइंग क्या है 6 एम्पियर। तो यहाँ से I1 हमको सीधा सीधा आ गया 4 एम्पियर, बात खत्म। ठीक, अब आते हैं हम इस नोड पे, नोड C, एट नोड C, एट नोड C पे KCL लगाएंगे। तो इसमें इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से करंट का डायरेक्शन नोड के तरफ है, बस एक ही दिख रहा है डायरेक्शन नोड के तरफ है, तो इनकमिंग ओनली 3 एम्पियर। और आउटगोइंग कौन कौन से हैं, I2 प्लस 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। तो यहाँ से I2 आ गया हमारे 1 एम्पियर, 3 माइनस 2 तो 1 एम्पियर। I1 और I2 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे करंट कोई था, अगर यहाँ पे हमको I3 भी पूछ देता, नोड B पे I3, I1 I2 एंड I3 अगर हम कैलकुलेट करना रहता एट नोड B पे लगाते KCL, नोड B पे KCL लगाते तो देखते नोड B पे कितने करंट इनकमिंग है। एक करंट है I3, एक करंट इधर से है 1 और बाकी क्या है, एक आउटगोइंग है I1। तो I3 क्या हो गया, I1 माइनस 1। I1 हम कैलकुलेट कर रखे थे 4 एम्पियर, मतलब 4 माइनस 1
3 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू 3 एम्पियर। तो हमको क्वेश्चंस में इसी तरीके से अप्लाई करना है। क्वेश्चन किसी फॉर्म में रहे, सर्किट के फॉर्म में रहे, ये तो हम बेसिक ब्रांचेस के फॉर्म में दे दिए हैं। अगर हमको एक प्रॉपर सर्किट भी बना के देगा तो हमको अप्लीकेशन इसी तरीके से करना है। नोडल एनालिसिस में KCL का अप्लीकेशन होता है, क्योंकि पर्टिकुलर नोड पे हम KCL लगाते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये अच्छे से हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात हो गई KCL की। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम KVL का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, क्या है KVL। उसके बाद KCL एंड KVL पे बेस्ड हम मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे, जिसके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। तो जो मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस है, उसको करने के लिए अभी तक हम पूरा फाउंडेशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक ये मतलब नहीं है कि ये सब नहीं आता है तो क्यों स्टडी कर रहे थे। हम एलिमेंट्स पढ़ें, सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, RLC, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, उसको सब रिवीजन कर लेना है पहले नेक्स्ट क्लास से। अगर रेसिस्टेंस R है, उसमें करंट आई जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अगर इंडक्टर L है, उसमें करंट आई जाता है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। कैपेसिटर C है, अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। हर एक एलिमेंट में जिसमें करंट फ्लो होगा उसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। ये देखें, एक्टिव पैसिव एलिमेंट देखें। एक सर्किट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक्टिव एलिमेंट होते हैं, बाकी क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं, RLC। ये देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाईलेटरल, ये सारी चीज़ स्टडी की हैं। KCL देख लिए, KVL देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे आ जाएंगे नोडल और मेश के, जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, 7 नंबर के क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो वो सब भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, AK2 के सब करेंगे अच्छे से स्टडी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसको हम KVL को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।